हेलो। हाँ भाई, तो फिजिक्स में अपना क्या चल रहा था? स्टोक्स का नियम हो गया, सीमांत वेग हो गया। अच्छा, द्रव का विरक्ता का सिद्धांत भी तो मैं बता दिया था कि जब किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से कोई जल प्रवाहित होगा तो वहाँ पे जो एरिया है और वहाँ पे जो स्पीड है उनका जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, यानी ए इंटू वी बराबर नियतांक आया था। ठीक है ना, ए इंटू वी बराबर क्या आया था? नियतांक, यानी कि एरिया और गुणा में वेग का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो ये अपना अविरतता का सिद्धांत था। अच्छा, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, प्रवाहित द्रव्य की विभिन्न ऊर्जाएं। हेडिंग लिख लो, प्रवाहित द्रव्य की विभिन्न ऊर्जाएं। प्रवाहित द्रव्य की विभिन्न ऊर्जाएं। लिखा। किसी प्रवाहित द्रव्य में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। किसी प्रवाहित द्रव्य में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। पहली हेडिंग लिखो दाब ऊर्जा। पहली हेडिंग लिखो दाब ऊर्जा। पहली हेडिंग है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। तो लिखो, यदि किसी द्रव के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर, यदि किसी द्रव के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर, कैपिटल ए क्षेत्रफल पर पी दाब पड़ रहा है, कैपिटल पी लिखना, कैपिटल पी दाब बढ़ रहा है, पड़ रहा है, कैपिटल पी दाब पड़ रहा है, तथा तथा इस दाब के कारण, इस दाब के कारण, इस दाब के कारण, दाब के कारण द्रव द्वारा चली गई दूरी, द्रव द्वारा चली गई दूरी, इस दाब के कारण द्रव द्वारा चली गई दूरी स्मॉल एल हो, चली गई दूरी स्मॉल एल हो, स्मॉल एल हो, तब 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 यहाँ से नोट करना चालू करो। नोट करो इसको।
इसको नोट करो। हाँ भाई सुनो, दाब ऊर्जा क्या है। जैसे कि मान लो अपनी किसी पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है, और आप जानते हो कि अगर उसमें पीछे से और प्रेशर लगाने लगे तो पानी और तेज़ी से आगे भागेगा। फिर सही बात है ना, पीछे से कोई धक्का देने लगे तो और तेज़ी से भागेगा ना आगे। फिर तो वो जो एनर्जी आ रही है ना दाब के कारण, जो पीछे से प्रेशर लगाने के बाद एनर्जी आ गई द्रव में। मान लो पानी रुका हुआ था, नहीं बढ़ रहा था, तुमने पीछे से प्रेशर लगा दिया, जैसे पिचकारी में करते हो, पानी अंदर भरा है लेकिन उसमें अभी एनर्जी नहीं है। जब तुम पीछे से प्रेशर लगाओगे, प्रेशर क्या होता है, लंबा बल लगाने पे, है ना, तो 90 डिग्री पे तुमने उस पर बल लगाया तो वो पानी कहाँ की तरफ फेंकेगा, बाहर। तो जब पानी आगे विस्थापित हो रहा, किसके कारण हो रहा, दाब ऊर्जा के कारण। तो मान लो तुमने प्रेशर P लगाया और इस कारण जो द्रव में विस्थापन हो गया वो L का है, मतलब L मीटर पानी आगे खिसक गया। जो पूरा पानी अंदर भरा है वो पूरा कितना आगे चला गया, L मीटर आगे खिसक गया, यानी विस्थापन L मीटर का है, ठीक है। तो द्रव की जो दाब ऊर्जा होगी, ऊर्जा क्या होती है, उस पर किया गया कार्य। अरे बार किसी में भी एनर्जी कहाँ से आती है, जब उस पर काम करोगे तभी तो उसमें क्या बनेगी, ऊर्जा। किया गया काम ही उसमें काय के रूप में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के रूप में। तो जो एनर्जी होगी ना दाब ऊर्जा, वो क्या होगी, दाब द्वारा प्रेशर लगाए ना, तो प्रेशर के द्वारा द्रव पर, यानी ये लिक्विड अंदर भरा है, उस पर कृत कार्य W। बेटा कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, या बल गुणे विस्थापन लिख लो यार, यहाँ पे दूरी नहीं करो, विस्थापन कर लेना, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। विस्थापन कितना है L, बल है F, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ अपन जानते हैं, अभी पढ़ के आए, दाब का फॉर्मूला क्या होता, P बराबर में F अपॉन है, जरा F का मान निकालो, P इंटू ए आएगा कि नहीं, किसका मान, F का मान। ये है द्रव की कौन सी ऊर्जा, दाब ऊर्जा, वो भी टोटल, द्रव की टोटल दाब ऊर्जा, ठीक है। अब हम निकालेंगे एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। तो उसको निकालने के लिए जो टोटल एनर्जी है उसमें आपको आयतन का भाग देना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे जैसे मान लो हमने कहा 5 मीटर क्यूब का टोटल आयतन है, उसमें एनर्जी है 10 जूल। तो बेटा एकांक आयतन की कैसे निकालोगे, उस 5 को नीचे भेजोगे ना। अगर 5 मीटर क्यूब की 10 जूल ऊर्जा है तो 1 मीटर क्यूब की क्या होगी भाई, 10/5 नहीं करोगे, 5 को नीचे भेज के। क्या करा तुमने, टोटल ऊर्जा में टोटल आयतन का क्या कर दिया, भाग। तो क्या आई, एनर्जी आई कितने मीटर क्यूब की, 1 मीटर क्यूब की, यानी एकांक आयतन की। तो अगर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पूछ रहा तो आयतन से भाग करोगे। अब आयतन क्या है, कई बार बताया बेटा, आयतन निकालना है तो नीचे का जो एरिया होता है ना, उसमें अपन लंबाई का क्या कर देते हैं, इंटू। तो जो A इंटू L है वो आयतन है। और अगर आप विमाओं से चेक करना चाहो तो भी चेक कर लो, एरिया का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता मीटर, और मीटर स्क्वायर गुणा मीटर करोगे मीटर क्यूब आएगा, और मीटर क्यूब का आएगा मात्रक है आयतन का, समझ गए। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब यानी कि आयतन ही है वो। तो अपन ने AL से भाग कर दिया टोटल ऊर्जा में, ये थी टोटल ऊर्जा PAL, उसमें AL का भाग कर दिया काय,
का है कि हम एकांक आयतन की ऊर्जा निकाल लें। तो टोटल ऊर्जा में आयतन से डिवाइड करो, AL से AL काटो, P आ गया। P क्या आ गई? एकांक आयतन की कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा। फिर समझ लो, प्रेशर लगाया, पानी आगे L विस्थापित हुआ, जो द्रव पे जो पीछे प्रेशर लगा उस प्रेशर ने द्रव पे कुछ काम किया, हमारे लिक्विड पे कुछ काम किया, और जो काम किया वही उसमें काय के रूप में स्टोर हो गया? दाब ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा बराबर होता कृतकार, W बराबर होगा बल गुणा विस्थापन, बल F है, विस्थापन L है। अब F का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लो, P बराबर F होने से PA रख दो यहाँ पे, ये होगी टोटल दाब ऊर्जा, है ना। द्रव पे जितना भी काम होगा प्रेशर के द्वारा वो टोटल काम आ गया ऊर्जा के रूप में, PAL। अब यार हमें चाहिए एकांक आयतन की, तो एकांक आयतन निकालने के लिए टोटल एनर्जी में आपको टोटल आयतन का करना पड़ेगा डिवाइड। आयतन कैसे लिखते हैं? एरिया नीचे का इंटू में L, कितना आगे गया, नहीं समझे? तो वही चीज़ है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर पाइप है अपना, पाइप में ऐसे होगा ना पाइप, तो इधर का एरिया ये सामने वाला इंटू में कितना आगे चला गया वो, उससे आयतन निकल जाएगा। ये इंटू L, AL से L काट दो, P आ गया। ये है एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। तो आपसे कोई पूछे बहते हुए द्रव की दाब ऊर्जा कितनी है, आप बोलोगे PAL। क्या बोलोगे? PL यानी पाल, बहते द्रव की टोटल दाब ऊर्जा। लेकिन अगर कोई पूछे बहते द्रव में एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, किसकी? एकांक आयतन की, यूनिट वॉल्यूम की जो ऊर्जा है वो केवल P होगी, क्योंकि जब AL से भाग करोगे तो AL से AL कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये होगी दाब ऊर्जा। पहली ऊर्जा पढ़ी है बनने, अभी दूसरी लिखो। 3 ऊर्जा होती ना, तो पहली हो गई, दूसरी पढ़ो। लिखो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा लिखो। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव ध्यान सुना, स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव मतलब लिक्विड, द्रव्यमान मतलब मास। स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव स्मॉल v लिखना, वेग से गति कर रहा है। स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। तब द्रव की कुल गतिज ऊर्जा द्रव की कुल गतिज ऊर्जा तो देखो भाई, कुल जो गतिज ऊर्जा है वो होती ½mv², जहाँ पे v वेग है। अगर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा पूछोगे, एकांक आयतन की कौन सी गतिज ऊर्जा, तो उसको निकालने के लिए टोटल आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल आयतन v होता, और ये वेग है, ये द्रव्यमान है। अब आप बताओ जरा, द्रव्यमान बटे में आयतन, घनत्व नहीं होता? घनत्व को किससे लिखते हो? रो से, ठीक है। तो ½ क्योंकि m बटे में ये v, समझ रहे ना। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब टोटल आयतन, तो है द्रव्यमान बटे आयतन का लिख दिया रो, और v², वो ये वेग है, ये आयतन है, ये वेग है भाई, ये आयतन है। स्मॉल v मतलब वेग, कैपिटल V मतलब आयतन। ये आ गई एकांक आयतन की कौन सी गतिज ऊर्जा। अब देखो, अपने अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। वहाँ पे हमने आयतन को A×L लिखा था, क्योंकि हम जानते थे कि AL से AL कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने आयतन को जानबूझ के v लिखा है, ताकि m/v को हम क्या लिख पाए? रो। नोट करो, ये गतिज ऊर्जा का हो गया।
छप गया। तो भाई साहब टोटल गतिज ऊर्जा कितनी होती, हाफ एम वी स्क्वायर। और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी होती, हाफ रो वी स्क्वायर। और एकांक आयतन की निकालने के लिए क्या करते हैं, आयतन से भाग, टोटल वी से। वहाँ पे भी आयतन से भाग किया था, यहाँ पर भी फ़र्क ये है, वहाँ पे आयतन को A/L लिखा था, वो भी ठीक है, आयतन को वी से लिख दिया, ये भी ठीक है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। चलो नेक्स्ट, अब लिखो स्थितिज ऊर्जा। 3 ऊर्जाएँ होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी हेडिंग लिखो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, उसमें लिखो यदि स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव यदि स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव, स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर हो, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का द्रव पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर हो, स्मॉल h ऊंचाई पर हो, तब द्रव की कुल स्थितिज ऊर्जा, द्रव की कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। और एकांक आयतन की पूछे, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, आयतन से क्या कर दोगे, भाग, और फिर वही m/v को क्या लिख देंगे, रो। यहाँ पे रो क्या है, घनत्व। तो ये आ गई एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, रो जी है, जिसको रो पढ़ते हैं। रो का मतलब क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान बटे में आयतन, इनको लिख दिया रो। जी तो जानते ही हो, गुरुत्वाकर्षण 9.8 या फिर 10। हाइट, कितनी हाइट पे है, जैसे कभी कभी पाइप जरूरी थोड़ी है कि ज़मीन पे डला हो, जो ज़मीन का स्तर है, पाइप जा रहा है ऊपर से, इधर से जा रहा है, ये लो पाइप, नहीं समझे, तो ये हाइट होगी ना h, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी फिर कितनी, mgh। एकांक आयतन की चाहिए तो v से कर दो भाग, m/v हो गया रो। हाँ भाई, हो गया ना। तो अब लिख लो हेडिंग जरा। अब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, ठीक है। लिखो बर्नौली की प्रमेय। ये तीनों तरह की ऊर्जाएं अपन ने पढ़ ली। अब लिखो बर्नौली की प्रमेय। बर्नौलीज थ्योरम।
सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये, जिसे तुम लोगों को पेपरों में जरूर मिलेगी, समझे। देखो, जब कोई असंपीड़ीय और अस्यान द्रव, इस चैप्टर में हर जगह लिखा हुआ पन्ने है ना, असंपीड़ीय अस्यान मतलब कौन से द्रव, आदर्श द्रव, जो कि कभी होते नहीं है। देखो, जब कोई असंपीड़ीय और अस्यान द्रव, असंपीड़ीय लिख लोगे ना यार, असंपीड़ीय और अस्यान द्रव, अस्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह है। धारा रेखीय प्रवाह से, धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक एकांक आयतन की, प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की, प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात, कुल ऊर्जा अर्थात, अर्थात दाब ऊर्जा कौमा गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा कौमा गतिज ऊर्जा कौमा स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा कौमा स्थितिज ऊर्जा का योग, का योग एक नियतांक होता है, का योग एक नियतांक होता है, का योग एक नियतांक होता है। इस पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो, ठीक है, इस पूरे को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो। हो गया। तो भाई से बर्नौली की प्रमेय क्या कह रही है सीधी सटीक शब्दों में, कि अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा, दो तरह के प्रवाह बताए थे ना, एक धारा रेखीय, एक टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह में तो सभी कण एक दूसरे से फैल के मतलब अलग अलग भागने लगेंगे। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब है लेयम से पानी आए, पूरा पानी एक ही लाइन में चले और पूरा नीचे गिरे, वो धारा रेखीय प्रवाह। लेकिन अगर पानी आके पूरा फट जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आए जब, तो फट जाता है ना पानी आने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में, वो विक्षुब्ध प्रवाह है। विक्षुब्ध प्रवाह के लिए ध्यान रखो बर्नौली प्रमेय नहीं है। बर्नौली प्रमेय केवल किसके लिए, जब धारा रेखीय प्रवाह हो। तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए जो तीनों ऊर्जाएं हैं कौन कौन सी, एकांक आयतन की, टोटल एनर्जी के लिए बात नहीं करते इसमें, एकांक आयतन की बात करते हैं। तो एकांक आयतन की जो तुम्हारी दाब ऊर्जा है यानी P, और जो गतिज ऊर्जा है यानी हाफ रो V स्क्वायर, एकांक आयतन की बात कर रहे हैं, और जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि रो GH, इन तीनों का जो समेशन है टोटल है वो रहता है एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट। समझ आ गई बात, नियतांक रहता है। तो लिखो इसको P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस में रो GH बराबर में नियतांक। देखो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल है वो नियतांक रहता है। इसको लिखो, लिख गया। नियतांक रहता है।
अब लिखो उपपत्ति, मतलब कैसे आएगा ये प्रूफ। उपपत्ति यानी कि प्रूफ, कैसे सिद्ध करेंगे ये तीनों जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। उपपत्ति यानी प्रूफ। लिखो, माना कि कोई आदर्श द्रव, ब्लू पेन से ही लिखना। माना कि कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली या पाइप, नली XY, कैपिटल X कैपिटल Y मिला के पूरा लिखना, XY से होकर प्रवाहित हो रही है, तथा इसका प्रवाह धारा रेखीय है, माना कि नली के सिरे कैपिटल X का क्षेत्रफल, A1, कैपिटल A और सफिक्स में 1 लगाना नीचे, A1, तथा सिरे Y का क्षेत्रफल A2 है, कैपिटल Y बनाना, का क्षेत्रफल A2 है, फुल स्टॉप। फिर लिखो X सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई, H1, स्मॉल h बनाना, H1, तथा Y सिरे की पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 है, फुल स्टॉप। फिर लिखो कैपिटल X पर दाब P1, कैपिटल P लिखना, कैपिटल X पर दाब P1 तथा कैपिटल Y पर दाब P2 है, फुल स्टॉप। फिर लिखो X पर द्रव का वेग V1, स्मॉल v लिखना, कैपिटल X पर द्रव का वेग V1 तथा Y पर V2 है, लाइन चेंज करके
लाइन चेंज करके लिखेंगे, चूँकि A2 कैपिटल ए लिखना, चूँकि A2 का मान A1 से कम है, A2 का मान A1 से कम है, A2 का मान A1 से कम है, अतः अविरतता के सिद्धांत से V2 का मान, V स्मॉल v लिखना, V2 का मान V1 से अधिक होगा, V2 का मान V1 से अधिक होगा। V2 का मान V1 से अधिक होगा। डायग्राम बना भाई, है ना। अभी तो अपने लिखा है कि कौन से सिरे पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो डायग्राम में आपको पता चल जाएंगी। आ जाओ। बनाओ। P1 V1 A1 H1, P2 V2 A2 H2। नोट करो जल्दी से, वो सिरा x है जो सिरा y है। जल्दी डायग्राम बनाओ। बीच में लिखा है रो, घनत्व द्रव का।
हो गया, ठीक है। तो अपने को बर्नौली प्रमेय प्रूफ करनी है, ठीक है। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, देखो असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इधर का एरिया बहुत बड़ा है, इधर का एरिया छोटा है, के अंदर अगर कोई असंपीडीय और अस्यान द्रव बह रहा है। असंपीडीय और अस्यान का मतलब जो दबाने पे दबे ना, कोई कंप्रेशन ना हो जिनके बीच में, अणुओं के बीच में, और जिनकी द्रव की परतों के बीच में कोई घर्षण बल ना लगे, वो अस्यान बल होंगे। तो अगर वो किसी नली में प्रवाहित होते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर तीनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, कौन कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वो भी एकांक आयतन की, तीनों का टोटल क्या रहता है, नियतांक रहता है। इसलिए ये वाला जो रहा है वो देखो सतह से थोड़ा सा हाइट पे है, H1, इधर पे स्थिति ज़्यादा होगी, ये बात आप जानते हो अच्छे से, जहाँ हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे स्थिति ज़्यादा है और गतिज कम है, ठीक है। जैसे अपन इधर पे आए, स्थिति क्या हो गई, कम, गतिज बढ़ गई, समझ गए ना। प्रेशर ऊर्जा तो चली रही, यहाँ से प्रेशर लग रहा P1, यहाँ से प्रेशर लग रहा P2, तो तीन तरह की ऊर्जा है, उन तीनों को हमें क्या करना है, कांस्टेंट करना है, समझ गए ना। अलग अलग क्षेत्रफल हैं, और ऊपर का क्षेत्रफल A1 है, नीचे का क्षेत्रफल A2 है। अभिरता का सिद्धांत अपन जानते हैं कि चूँकि ये जो A2 है वो छोटा है A1 से, है ना, दिख रहा है ना, A2 इज लेस देन A1, यानी जो A2 एरिया है वो छोटा है, ये वाला एरिया छोटा है, नॉक है ना इसकी तरफ A1 से, तो जो V2 होगा वो बड़ा होगा V1 से। जहाँ पे एरिया कम होता वहाँ पे वेग ज़्यादा होता, जहाँ एरिया ज़्यादा होता वहाँ पे वेग कम होता, ठीक है। तो यार डेरिवेशन तो इसका भी होने से रहा, है ना। ठीक है, और भाई फॉर्मूले में याद करते रहो, तुम लोगों से कहा था ना, कुछ चैप्टर्स के फॉर्मूले बोले थे हमने तुम लोगों से लिखने के लिए, बोले थे ना, तो वो फॉर्मूले लिखो, उनके आगे के एक चैप्टर को और बढ़ा लो, एक चैप्टर और बढ़ा लेना उनके आगे, ठीक है। फॉर्मूले मैंने पढ़ लेना, इस चैप्टर को पढ़ लेना ठीक से, बर्नौली की प्रमेय कल ही हो पाएगी, अभी तो खुलना ही मुश्किल है उसको, समझ रहे। कल देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, जिनकी फीस सबमिट ना हुई फीस जमा कर दें अपनी।